नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। कोलकाता होटल हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया है दुख, जहां बिल्डिंग में आग लगने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं आग लगने से कई लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल, जहां लोगों की मौत बहुत ही दुखद खबर राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर शोक जताया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में हुए भीषण अग्निकांड पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि होटल में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि इस हादसे में कई लोगों की असमय मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह समय उनके साथ खड़े होने का है। घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने राज्य प्रशासन से प्रभावित हर संभव सहायता देने का आग्रह किया है और यह हादसा न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद क्षण है, जिसमें एक बार फिर आग से सुरक्षा के प्रति सजगता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। और अब दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय तृतीया की दी है शुभकामनाएं। वहीं सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं दी है। जब मानवता को पर मेरी प्रार्थना है वहीं ये पर्व सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। जहां मानवता को समर्पित पावन पर्व पर मेरी प्रार्थना है कि ये पर्व सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा को और पानी देने से इनकार करने पर बोले हैं सीएम। जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर बोले हैं सीएम नायब सिंह सैनी, वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान के हरियाणा को और पानी देने से इनकार करने के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन यह मुद्दा SYL के पानी का नहीं है। यह पीने के पानी का मुद्दा है, जहां हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला है। मैं पिछले सप्ताह हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक पीने का पानी मिला था, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि BBMB यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है, तो ये भाखड़ा बांध का जलाशय का केवल 0.001% होगा। यदि हरियाणा के संपर्क बिंदु पर पानी कम होगा तो दिल्ली की पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होगी। वहीं जब तक दिल्ली में आपकी सरकार थी, भगवंत मान को दिल्ली को पानी जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब जब दिल्ली में आप हार गए हैं, वह दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए ऐसा काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि SYL का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह SYL के पानी का विषय है ही नहीं, यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी BBMB द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी BBMB HCP पर भेजता है, उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है,
राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसिक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसिक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसिक। खबर गुजरी है जहां ऊपर कोट विस्तार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हुई है, जहां भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। जो ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। दरअसल गुजरात के जूनागढ़ में प्रशासन द्वारा ऊपरकोट विस्तार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है और इस अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति बनी रहे। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए यह कदम उठाया गया है और कार्रवाई फिलहाल जारी है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जफलपट्टी मछुआ के पास होटल में लगी आग का मामला। जब मामले पर बोले हैं भाजपा नेता दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि बंगाल में पहले भी ऐसा हो चुका है। दरअसल खबर कोलकाता के पश्चिम बंगाल से है, जब भाजपा नेता दिलीप घोष ने फलपट्टी मछुआ के पास एक होटल में लगी आग में 14 शव बरामद होने पर कहा कि बंगाल में पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ कोई अग्नि प्रमाण पत्र नहीं लेता, वहीं सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। वहीं सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, अवैध निर्माण होता है और जगह जगह बाजार बन जाते हैं और फिर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जानहानि भी इसी के साथ होती है। वहीं सरकार को और गंभीर होना पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी सोच रही हैं कि वे प्रशासन चलाने में असमर्थ हैं तो कम से कम जगन्नाथ मंदिर बनाकर माफी ही मांग लें। देखिए, बंगाल में इसके पहले भी हुआ कई बाजार में कहीं, यहाँ की जो फायर सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता है, जो सुरक्षा विधि कोई नहीं मानता है। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, पैसा देके सब मिल जाता है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन होता है और जहाँ कहाँ बाजार खड़ा हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार घटना होती है और जीवन हानि होती है। बड़े दुर्भाग्यजनक बात है, इतने लोगों की जानें गई है। लेकिन सरकार को इस मामले में और भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ममता बनर्जी सोच रहे हैं प्रशासन तो नहीं चला पा रहे हैं, तो भगवान से माफी मांग ले। अब खबर उज्जैन से है, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अक्षय तृतीया वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। जहां उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही विवाह व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सामूहिक विवाह आयोजनों पर फिजूल खर्ची पर अंकुश लगती है और सामूहिक एकता भी बढ़ती है, क्योंकि पूरा समाज एक साथ ऐसे आयोजनों में भाग लेता है। उन्होंने बताया कि सरकार इस योजना के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और गरीब परिवारों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की है। खबर उज्जैन से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर अक्षय तृतीया पर सीएम ने 70 जोड़ों को दिया है आशीर्वाद। इस दौरान उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अक्षय तृतीया वर्ष का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और साथ ही विवाह व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह आयोजन से फिजूल खर्ची पर अंकुश लगता है और सामाजिक एकता भी बढ़ती है, क्योंकि पूरा समाज एक साथ ऐसे आयोजन में भाग लेता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इस योजना के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और गरीब परिवारों को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की है। दाऊखेड़ी में आज सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया, बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अगर पूरे साल में सभी मुहूर्तों में माना गया तो सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। कई कारण से आज का दिन, जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। तो परिवार में नया परिजन को एक नया मेहमान मिला है, तो इनके हर परिवार के लिए सुख आनंद की आज के दिन की बहुत विशेष कृपा है भगवान की। मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई
अक्षय तृतीया के दिन आज मैं यहाँ उज्जैन में सामूहिक विवाह में आया हूँ। कई सारे पूरे देश और प्रदेश में विवाह संस्कार के लिए इसी प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रति जोड़े 55,000 रुपया और प्रति जोड़े के खुद के खाते में 49,000 और 6,000 उनके खर्च के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। मैं पैसे का महत्व नहीं, लेकिन ये सामूहिक विवाह का जो आनंद है, सच्चे अर्थ में फिजूल खर्ची रुकती है। एक बार में ही सबके साथ आनंद में सारा समाज शामिल होता है। और खास करके सरकारी आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज करेंगे प्रेस वार्ता, जो दोपहर के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज करेंगे प्रेस वार्ता, जो दोपहर के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। इसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शौचालय का किया है उद्घाटन। वही रघुवीर नगर क्षेत्र में किया है सुलभ शौचालय का उद्घाटन, जहां मंत्री ने स्थानीय निवासियों से की है मुलाकात और सुनी है उनकी समस्याएं। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रघुवीर नगर क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया है। और इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बता दें कि उद्घाटन के दौरान मंत्री ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। लोगों ने पानी, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं रखी, जिस पर मंत्री सिरसा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार झुग्गी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी जनहित योजनाएं चलाई जाएंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि स्वच्छता के लिए यह शौचालय एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और सरकार का आभार व्यक्त किया है। अब खबर आपको बता दें, जहां एकीकृत योग शिविर का आयोजन किया है, जहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसमें करी है शिरकत और उन्होंने कहा कि यह जीवन की दिशा बदलने का सर्वोत्तम मार्ग है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में बाबा रामदेव के नेतृत्व में आयोजित एकीकृत योग शिविर में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह जीवन की दिशा बदलने का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने फ्रीगंज ब्रिज को 21 मीटर चौड़ा करने की घोषणा भी की और इस शिविर में बाबा रामदेव के शिष्य डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव महाराज भी उपस्थित रहे। अब खबर बता दें, जो तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में हुआ है जोरदार धमाका, जो दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है, जहां विस्फोट के तुरंत बाद फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचा है। दरअसल विरुद्धुनगर के मुडियापुरम में गांव के पास स्थित एक पटाखा गोदाम में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में अब तक किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं विस्फोट के तुरंत बाद फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं विस्फोट के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है। वहीं गोदाम के आसपास के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और घटना से संबंधित अधिक जानकारी और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। पैकेज।
चारधाम यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और धार्मिक यात्रा मानी जाती है और यह यात्रा उत्तराखंड राज्य के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाती है और इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ साक्षात्कार प्राप्त करना है। हर साल लाखों तीर्थयात्री देश विदेश से इस यात्रा पर आते हैं और जो अपनी आस्था और विश्वास के साथ इसे करते हैं और इस यात्रा के माध्यम से व्यक्ति न केवल धार्मिक उन्नति प्राप्त करता है बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। आज हम इस यात्रा के महत्व और मान्यता पर एक खास रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थल, पहला यमुनोत्री। सबसे पहले यमुनोत्री की बात करेंगे। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यमुनोत्री यमुना देवी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जो यमुना माता को समर्पित भी है। यह स्थल यमुना नदी के उद्गम स्थल के रूप में माना जाता है, जो हिमालय के गोमुख से निकलती है। यमुनोत्री में श्रद्धालु यमुना घाटी में गर्म जल कुंड में स्नान करते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। गंगनोत्री भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगनोत्री गंगा नदी के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है और यह स्थल मां गंगा के मंदिर से जुड़ा हुआ है। बता दें कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। यहाँ श्रद्धालु मां गंगा की पूजा करते हैं और गंगा जल से स्नान करते हैं, जो उनके पापों के नाश और शुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। केदारनाथ भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थल हिमालय की चोटियों के बीच स्थित है, जो धार्मिक और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह यात्रा एक शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए तीर्थ यात्रियों को कठिन रास्तों और ऊंचाइयों को पार करना पड़ता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह चारधाम यात्रा का अंतिम स्थल भी है। यह स्थल अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्री यहाँ आते हैं और मंदिर के पास स्थित तपत कुंड में स्नान करते हैं, जो गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ भी भगवान विष्णु की पूजा होती है। चारधाम यात्रा का महत्व। चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे जीवन के विभिन्न चरणों के साथ जोड़कर देखा जाता है। यमुनोत्री और गंगनोत्री शरीर की शुद्धि और शांति के प्रतीक हैं। केदारनाथ आत्मा के मोक्ष और परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। बद्रीनाथ दिव्य ज्ञान और भक्ति के प्रतीक है। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी तीर्थ यात्रियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। चारधाम यात्रा का समय। चारधाम यात्रा आमतौर पर अप्रैल से नवंबर तक की जाती है। यात्रा का मौसम समशीतोष्ण और सुखद होता है, लेकिन सर्दियों में इन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण यात्रा करना कठिन हो जाता है। यात्रा का मार्ग और परिवहन। चारधाम यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। यात्रा का मार्ग पहाड़ी और दुर्गम होने के कारण यात्रा करने वालों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हालांकि सड़क मार्ग, निजी वाहन और सरकारी बसें तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी प्रचलन है, जिससे श्रद्धालु मंदिर तक शीघ्र पहुंच सकते हैं। क्या लेकर जाएं? यात्रा के दौरान और मौसम के अनुसार ऊनी कपड़े और बारिश से बचाव के लिए रेनकोट अवश्य लेकर जाएं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री में चश्मा, सनस्क्रीन और अन्य व्यक्तिगत चिकित्सा सामग्री अपने साथ रखें और पूजा के लिए आवश्यक तिलक, दीपक या अन्य सामग्री लेकर जाएं। चारधाम यात्रा के फायदे। बता दें कि यह यात्रा लोगों को आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। इसके साथ ही पहाड़ी रास्तों पर चलना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। वहीं यात्रा के दौरान अन्य तीर्थ यात्रियों से बातचीत और आस्था साझा करना सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी होता है। चारधाम यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्वितीय संगम है। यह यात्रा भारतीय हिंदू धर्म के अनुयोगियों
के लिए एक जीवन काल में एक बार की जाने वाली यात्रा मानी जाती है, जो आत्मिक शांति और परमात्मा से साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करती है। चारधाम यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष की राह माना गया है। उत्तराखंड में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाने वाली ये यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ती है और इस साल भी यह चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है और इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी काफी दिनों से शुरू हो गई है। जहां हरिद्वार, ऋषिकेश, बाड़कोट, सोनप्रयाग जैसे कई स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। वहीं आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा इन सभी पहलुओं पर नजर रखते हुए सरकार ने इस बार यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है। तो इस बार की चारधाम यात्रा कैसी है, आइए देखते हैं। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए या अचानक यात्रा पर निकलने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए यह एक राहत भरा बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार कई स्थलों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर बना रही है और इन सेंटर्स पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराई गई। खासकर यात्रा के शुरुआती दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड या अन्य कोई मान्य पहचान पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और 60 साल से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रखा गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर आप चारधाम की योजना बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। चारधाम यात्रा की शुरुआत महीने के अंतिम दिन से ही हो रही है, यानी चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। और इसलिए ध्यान रखें कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले हर यात्री को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। जानकारी दे दें कि सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में 50 से अधिक रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए हैं। श्रद्धालु इन जगहों से यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई है। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करा ली गई है। यात्रियों में तो उल्लास है ही, और यात्रा प्रबंध करने वालों, यात्रा का संचालन करने वालों के लिए यह अवसर बड़े ही हर्ष और उल्लास का बना हुआ है। यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री, गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों का काफी उल्लास है, उल्लास से आ रहे हैं और काफी खुश है। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार। आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड अपने साथ रखने हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। साथ ही अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी देनी होगी। वहीं यात्रियों की संख्या की बात करें तो गौरतलब है कि पिछले साल यानी साल 2024 में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी, जबकि 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। केदारनाथ और बद्रीनाथ में ही सिर्फ 30,87,417 श्रद्धालुओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, साहस और सेवा का संगम है। सरकार ने व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर पहलू पर काम किया, लेकिन जिम्मेदारी हर यात्री की है। वह समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं और यात्रा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।